इसी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो प्राचीन भारत से ताल्लुक़ रखता है और मौर्य काल के अंदर भी जो हिस्टोरियोग्राफी है यानी इतिहास लेखन में मौर्य काल को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, कैसे परिपाटियां बदलती गई हैं इतिहास लेखन की, और जो मुख्य केंद्र में एनालिसिस के केंद्र में रहा है वो कैसे बदला है और कैसे एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तौर पर शुरुआत में इसे देखा गया और अब पिछले 4-5 दशकों में कोशिश यह है इतिहासकारों की कि उसे ज़्यादा रियलिस्टिकली समझा जाए और जो अति केंद्रीयकृत या एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटाइज्ड जो एक प्रेजेंटेशन है मौर्य प्रशासन का, उसको थोड़ा नए आलोक में देखने की कोशिश की गई है और संभवतः अब एक आप कह सकते हैं सहमति सी बन रही है इतिहासकारों में कि वो उतना संभवतः केंद्रीकृत नहीं था जैसा कि 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में जो इतिहास लेखन में जिस ढंग से मौर्य काल की प्रस्तुति की गई वैसा। तो एक आप कह सकते हैं कि नए आलोक में, नए प्रकाश में चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही है और इसी की चर्चा हम आज करेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां थी जिसमें आधुनिक इतिहास लेखन के तौर पर मौर्य काल को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में एवं 19वीं शताब्दी पूरे समय में जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे वो मूलतः प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने और समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तो उनकी नैरेटिव में निश्चित रूप से एक इंपीरियल पर्सपेक्टिव हमें दिखता है, परंतु उसके बाद फिर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार आए 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, शुरू के 2-3 दशकों में, वहाँ आप देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की डिस्कवरी के पश्चात एक दूसरे तरीके से मौर्य काल को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और उसमें आपको जो इंपीरियल क्लेम्स हैं, हाई अटेनमेंट्स की जो उपलब्धियों की क्लेम्स हैं, उसे क्लेम किया गया भारतीय इतिहास और परंपरा के दृष्टिकोण से। परंतु जो एक अति केंद्रीकृत प्रस्तुति थी मौर्यों की, उसको और बल मिला क्योंकि उस समय कोशिश यह थी, उस समय की जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट थी उसमें कोशिश यह थी कि यह साबित करना कि भारतीय इतिहास में भी एक पैन इंडियन स्वरूप का एम्पायर प्राचीन भारत में था और इसे भारतीय ही गवर्न कर रहे थे। तो ब्रिटिश का यहाँ रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जा सकते हैं और हमें अपने आप को रखना आता है, प्रशासन करना आता है और ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मौर्य काल का इतिहास रहा है जो कि एक साम्राज्य का इतिहास है, वो एक एम्पायर का इतिहास है। लगभग जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का भौगोलिक विस्तार है लगभग वो सारा मौर्य काल या मौर्य प्रशासन के अंतर्गत था। तो इस तरह की आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि के आलोक में मौर्य काल के इतिहास को लिखने की परंपरा शुरू हुई और इसमें जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, अगर हम स्रोतों को देखें, इतिहास लेखन में स्रोतों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो जो स्रोत हैं तो निश्चित रूप से जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जिसे हम कहते हैं, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो हिस्टोरिकल इंडिया की वो शुरुआत है, यानी कि सबसे पहला जो लिखा हुआ अगर हमें कुछ प्रमाण मिलता है जो कि आज भी उपलब्ध है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। मैं यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा,
उसको कांस्ययुगीन सभ्यता को इसके अलग मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के भी जो लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं उसे डिसाइफर नहीं किया जा सका। तो पारंपरिक दृष्टिकोण से भी हिस्टोरिकल फेज की शुरुआत मौर्य काल से ही मानी जाती है। और जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में उन्होंने ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख थे उसका उन्होंने डिसाइफरमेंट किया, और उसके बाद फिर खरोष्ठी लिपि में भी जो अशोक के शिलालेख उपलब्ध थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उसे भी डिसाइफर किया। और उन शिलालेखों में हमें रेफरेंस मिलता है देवानाम पियदसी राजा का। अब ध्यान दें कि अशोक के शिलालेखों में अशोक नाम खुद नहीं उपलब्ध है, और डिसाइफरमेंट के बाद भी, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के डिसाइफरमेंट के बाद भी काफी समय तक, काफी दशकों तक यह नहीं पता चला था कि यह देवानाम पियदसी राजा है कौन, या यह वही है जिसे हम अशोक के तौर पर श्रीलंकाई बौद्ध स्रोतों के आधार पर जानते हैं या अन्य स्रोतों के आधार पर जानते हैं। बाद में जाकर श्रीलंकाई बौद्ध स्रोतों में कहीं हमें रेफरेंस मिला कि देवानाम पियदसी राजा और अशोक, जिसे हम अन्य स्रोतों से जानते थे, वो एक ही व्यक्ति है। तो इससे एक आप कह सकते हैं कि a mine of information that was available from inscriptional sources that got attached to the other informations that we had about Ashok from literary sources and so forth. तो उससे हमारी समझ काफी ज्यादा बनी। तो वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम जो कि एक ड्रामा है और मूलतः यह मौर्योत्तर काल का है, यानी कि मौर्य के बाद जो पुष्यमित्र शुंग और उसके सक्सेसर अग्निमित्र हैं उसके बारे में है। तो ये एक प्रेम प्रसंग के ऊपर ड्रामा है, लेकिन यह हमें मौर्य काल के अंत के समय के बारे में बताता है, और यह अंदाज़ा हमें मिलता है कि कब मौर्य काल का अंत हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, जिसे हम सेना विद्रोह के तौर पर जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य सेना के सेनापति थे, और वैसा ही इस प्रकार का रेफरेंस हमें वायु पुराणों में भी मिलता है, और उसके आधार पर भी, जैसे वायु पुराण में भी जो शुंग रूलर्स हैं उनकी डायनेस्टी का जो अंतराल है वो बताया गया है कि कौन राजा कितने वर्षों तक अवस्थित था। तो उससे एक समयबद्धता हमें मिल पाती है मौर्य काल की या मौर्य के बाद के काल की, और उसका एक रिफ्लेक्शन हमें मौर्य काल पर भी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत हम सभी जानते हैं, चाहे वो नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो या पंचमार्क्ड कॉइन्स हो या बाकी जो भग्नावशेष है या आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हैं या मॉन्यूमेंटल रिमेन्स हैं, अशोक के शिलालेख को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और बाकी जो मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के स्पेसिमेन उपलब्ध हैं वो है। और मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसकी पुस्तक इंडिका, जो कि अब तो उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके कुछ अंश अलग जो ग्रीक राइटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनकी पुस्तकों में छोटे छोटे तौर पर इन पार्ट्स उपलब्ध है, जैसे दियोदरस या अरियन या स्ट्रैबो। इन सबों के पुस्तकों में मेगास्थनीज ने जो भारत के बारे में लिखा था, मौर्य काल के बारे में लिखा था, उसके कुछ कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है 1905 में जब आर श्याम शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमारे समक्ष लाया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इसकी जानकारी नहीं थी।
परंतु कहीं स्मृति से खो चुका था। और वोदेयार जो कर्नाटक में राजघराना है, उनके राजघराने में ये उपलब्ध था, यह आप कह सकते हैं यह पांडुलिपि उपलब्ध था, और उसे खोजकर लोगों के समक्ष श्याम शास्त्री ने लाया। और इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसे बुक की संज्ञा दी जाती है, जो बुक 2 और बुक 5, बुक 2 अध्यक्ष प्रकार के ऊपर है और बुक 5, इन दोनों पोर्शन में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इन दोनों पोर्शन में, भागों में हमें मौर्य प्रशासन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ संगम साहित्य अगर हम देखें, जो कि आप कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक का काल इसका रहा है। और संगम साहित्य में भी मोरियार शब्द का प्रयोग किया गया है, वो संभवतः मौर्यों के लिए ही था। वैसे ही मध्यकालीन शिलालेखों में भी कर्नाटक के इलाके से हमें मौर्यों का रेफरेंस मिलता है। तो कह सकते हैं कि मध्यकाल तक संभवतः मौर्यों की स्मृति कहीं ना कहीं हम भारतीयों में बनी रही। उसके बाद संभव है कि यह स्मृति, सामूहिक स्मृति जो है मौर्यों की, वो उसका कहीं शनन हुआ, और उसके बाद जाकर फिर जब आधुनिक तरीके से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने जब प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना और लिखना शुरू किया अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो वहाँ से फिर से हमें एक नए तरीके से समयबद्धता के अनुरूप, यानी क्रोनोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी, एविडेंस के आधार पर जो मॉडर्न पॉजिटिविस्ट राइटिंग है हिस्ट्री की, उसके तहत हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। और एक समझ बना कि मौर्य काल जो है या मौर्य प्रशासन जो है वो एक विस्तृत प्रशासन था, और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके ऊपर था, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत यह पूरा उपमहाद्वीप था। और हम सभी जानते हैं मौर्यों की बाउंड्री के बारे में। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, चोर चेल सत्यपुत्र इलाका जो है, पेनिनसुलर टिप है, उसको छोड़कर आप कह सकते हैं कि बंगाल इलाके से लेकर पूरब में और पश्चिम में वो ईरान तक ये विस्तार था मौर्यों का। और जो इस पर शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि नौकरशाहों से भरी हुई थी, अध्यक्षों से भरी हुई थी। छोटे छोटे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखने के लिए भी कोई ना कोई अधिकारी नियुक्त था। और इस तरह का रेफरेंस हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या मेगस्थनीज में भी और अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे लौह अध्यक्ष है या लवणाध्यक्ष है, या अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखें तो धम्म महामात्य है या महामात्य है। तो इन सबों ये दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज और प्रशासनिक वर्ग है, और इसका काफ़ी रेफरेंस हमें स्रोतों में मिलता है। और अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें तो अगर एक चीज़ बिल्कुल सीधे तौर पर समझ में आती है, वो है कि इट इज़ अ टेक्स्ट विच इज़ ऑब्सेस्ड विथ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फॉर द स्टेट। तो राष्ट्र के लिए जो और सरकार के लिए जो संसाधन है उसको जुटाने में काफ़ी मशक्कत करता हुआ यह टेक्स्ट हमें दिखता है। और छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों से को भी टैक्स करने की व्यवस्था और उसकी डिज़ायरेबिलिटी आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख सकते हैं। यह जो राजनीतिक विशालता है जिसकी समझ
बननी शुरू हुई मौर्यों के बारे में, जब आधुनिक तरीके से इतिहास लेखन 19वीं और 20वीं शताब्दी में हो रहा था, तो यह निश्चित था कि यह कोई छोटा साम्राज्य नहीं था, और ये जो विशालता है इस साम्राज्य की, राजनीतिक विशालता है, जो क्षेत्रफल है, उस ग्रैंडनेस का, उसके इतने बड़े होने का एक तरह से परोक्ष रूप से उसका आप कह सकते हैं कि एक शैडो मौर्यन इकोनॉमी पर भी इतिहास लेखन में बना। और इसी पृष्ठभूमि में अगर आप आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ें, पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल, पर्सपेक्टिव्स ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया, एक चैप्टर में उन्होंने प्राचीन भारत की इकोनॉमी को अलग अलग स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है। और ये जो मौर्य काल का स्टेज है, यानी कि 4th सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी तक का जो काल है, उसके लिए जो फ्रेज उन्होंने यूज किया है वो है स्टेट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड पैन इंडिया पर्सपेक्टिव। तो पैन इंडिया पर्सपेक्टिव तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्टेट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन का जो मसला है, उसको हाल के इतिहासकारों ने थोड़ा नए तरीके से देखने की कोशिश की है, और उसकी चर्चा हम लोग दूसरे हिस्से में, इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में करेंगे। लेकिन जो केंद्रीकृत छवि जो बनी मौर्यों की, यह धारणा कि मौर्य साम्राज्य पहला साम्राज्य था जिसने विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक खंडों को एकीकृत करने की कोशिश की थी, इसका प्रभाव हमें इस प्रकार की ट्रीटमेंट पर देखने को मिलता है। और एक तरह से जो मौर्य की इकोनॉमी है, मौर्य काल की इकोनॉमी है, उसको भी अति केंद्रीयकृत और अति रेगुलेटेड प्रस्तुत किया गया। और अगर अशोक के शिलालेखों को भी देखें, चाहे उसका विषय वस्तु हो या उसका जो साइट वितरण है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी, वहां से ये सारा मैनेज हो रहा है। एक ही फैब्रिक है अशोकन इंस्क्रिप्शंस का, पिलर इंस्क्रिप्शंस का। संभवतः वो इलाहाबाद के आसपास के इलाके से वो रेड सैंडस्टोन लिया जाता था, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, वो उसी रेड सैंडस्टोन के ऊपर उस पर उद्धृत किया गया है जो भी टेक्स्ट है। तो यह जो उसका आर्किटेक्चर है, उसका फैब्रिक है, ये सभी इस बात को बल देता है कि व्यवस्था जो है वो अति केंद्रीकृत रहा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे मेगास्थनीज हो जो कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का विवरण करता है, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, जिसमें जनरल टर्म्स में एक प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से जो व्यवस्था की बात की गई है, उसमें भी केंद्रीकरण की भावना बड़ी प्रबल दिखती है। भारतीय राष्ट्रीय इतिहासकार जो कि 1920, 1930, 1940 के दशकों में लिख रहे थे, उन्होंने जो इंपीरियल प्रोजेक्शन था ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास का, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर मौर्यों के जो ग्रैंडियर है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र की 1905 में अब हम सभी जान रहे थे, तो उसका प्रयोग कर और जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे या अशोक के समय के जो मॉन्यूमेंट्स मिल रहे थे, उन सबों को पिरोकर एक भव्य प्रस्तुतिकरण, अति केंद्रीयकृत और एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटाइज्ड प्रेजेंटेशन मौर्यों का किया गया। और जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विवरण किया गया है, राष्ट्र के पारंपरिक अंग, जिसे साप्तांग थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें राजा, मंत्री, फ्रेंडली स्टेट, मित्र, रेवेन्यू, कर, सेना, आर्मी, फोर्ट, दुर्ग, और देश यानी टेरिटरी। तो इसका वर्णन हमें
अन्य स्रोतों में भी मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक 8वां अंग भी ऐड किया गया एज द एडिशनल लिम्ब ऑफ द स्टेट, और वो था एनिमी स्टेट, शत्रु। तो यह एक काफी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी और स्टेट क्राफ्ट के ऊपर टेक्स्ट के तौर पर उभरा। अर्थशास्त्र के जो सेकंड पोर्शन में उसका जो भाग 1 है और 46वां पंक्ति है, उसमें आप देखेंगे कि भूतपूर्वम वा परदेश पर वाहनेन या स्वदेश भिष्यन मनेन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ऐसा लगता है कि इन शब्दों का जो मीनिंग है वो है कि वैसे साइट्स जो कि अबैंडन कर दिए गए हों, या वैसे साइट जहां अभी लोग रहते नहीं हो, अनइनहैबिटेड साइट्स है, वहां भी राज्य व्यवस्था कोशिश कर रहा है कि लोग अब बसें। और एक ही उसकी जो मंशा है वो एक ही है कि बसने के बाद वहां खेती शुरू होगी, और खेती करने के कुछ समय के बाद वो इस अवस्था में आ जाएंगे जब राज्य व्यवस्था उसके ऊपर कर लगा सके। तो आप कह सकते हैं कि एक जनपद निवेश के तौर पर ये सारी बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई हैं। और राजा से यह अपेक्षित था कि वो इस तरह की पॉलिसीज को परसू करे, एक्टिवली परसू करे। और इसी दृष्टिकोण से कई इतिहासकार कलिंग युद्ध को भी इसी आशा से देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण एक राजा के तौर पर संभवतः यह रहा होगा कि पूर्वी तटीय जो व्यापार है उस पर मौर्यों का एक कंट्रोल बन जाए, और यह स्ट्रेटेजिक कारण रहा होगा कलिंग के ऊपर मौर्यों के आक्रमण का। वैसे ही कर्नाटक में भी मौर्यों के उपस्थिति के हमें प्रमाण मिलते हैं, और इसका आशय कोलार में सोने के खान से है। अब यहाँ हमें यह देखना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले हिस्से में करेंगे, कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो मौर्यों के आने के पश्चात कर्नाटक इलाके में एक पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया इस इलाके का। यहाँ कबीलाई व्यवस्था अगर थी तो वही रही होगी, और बार्टर सिस्टम के ही तौर पर या कोई रिचुअल एक्सचेंज के ही तौर पर सोने का आदान प्रदान हो रहा था। और वैसे ही मौर्य प्रशासन की बात करें तो इस टेक्स्ट में आपको केंद्रीय प्रशासन का जो फर्स्ट टियर है उसका प्रमाण मिलता है, राजा, मंत्री परिषद, शहर प्रशासन का। वैसे ही केंद्रीय प्रशासन सेकेंड टियर का भी प्रमाण मिलता है, सेना का, गुप्तचर का, न्याय और दंड का, राजस्व का, लोक कल्याण का, वेलफेयर स्टेटिज्म जिसे हम कहते हैं, इन सबों का प्रमाण हमें मिलना शुरू हो जाता है। और वैसे ही जो एक दूसरा लेयर था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्षेत्रीय और स्थानीय लेवल का था, जिसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा बाह्य शक्तियों के साथ जो मौर्यों के संबंध थे, यानी कि एक्सटर्नल पावर्स के साथ जो संबंध थे, उसका हमें विवरण मिलता है। और इसी तरह की प्रस्तुति इतिहास लेखन में एटलीस्ट 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में की जा रही थी। बलशाली सेना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसकी सैलरीज काफ़ी आकर्षक थी, और ये स्टैंडिंग आर्मी था, यानी कि ये पेशेवर सेना की बात यहाँ हो रही है, और इसकी ज़रूरत निश्चित तौर पर आक्रमण के लिए था। वैसे ही मजबूत प्रशासन, जो अधिकारीगण थे, और उनके भी जो सैलरीज हैं उसका मेंशन किया गया है, और बड़े इम्प्रेसिव सैलरीज हैं। तो सेना को संगठित रखने हेतु एक मजबूत प्रशासन की भी जरूरत थी, और उसका हमें प्रमाण मिलता है। और जो केंद्रीकृत व्यवस्था की एक छवि मौर्यों की हमें प्रस्तुत की जाती है, वो उसमें उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे ही रेवेन्यू सिस्टम में कर, वेतन और अन्य कार्य हेतु जिसका प्रयोग हो रहा था, तो कर व्यवस्था की बात की गई है। मौर्यों की
कुछ प्राथमिक मजबूरी थी। इतना विशाल क्षेत्रफल और इतनी केंद्रीकृत व्यवस्था, तो यहाँ विशाल सेना थी, विस्तृत नौकरशाह उनकी जरूरत थी, विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक समूहों में संसाधनों का पुनर्वितरण करना, ये सभी कुछ प्राथमिक मजबूरी है इतने बड़े क्षेत्रफल पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था के काबिज होने की, और इन सबों का निवारण उन्हें करना पड़ रहा था। तो इसके लिए उन्हें जरूरी था कि राजस्व जो वसूली है वो निरंतर होता रहे और इम्प्रेसिव तरीके से होता रहे। उसमें अगर कमी आई तो फिर निश्चित तौर पर परेशानी हो सकती थी मौर्यों के लिए। तो हम यहाँ पाते हैं कि यह एक आप कह सकते हैं कि मौर्यों की प्राथमिक मजबूरी के तौर पर मौर्यों की केंद्रीकृत व्यवस्था को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। वैसे ही जो साक्ष्य के तौर पर जो हमें बताया गया 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, वो मूलतः अशोकन इंस्क्रिप्शन और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो डिस्क्रिप्शन है, जिसे मौर्य काल का डिस्क्रिप्शन माना गया, इन सबों का प्रयोग कर जो नैरेटिव प्रस्तुत किया गया और जिस तरीके से मौर्यों की एक छवि बनी 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, वो अति केंद्रीकृत व्यवस्था की थी, वो एक विशाल सेना की थी, वो एक नौकरशाह युक्त व्यवस्था की थी, जहां न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि अर्थव्यवस्था के भी सभी पहलू केंद्र के द्वारा व्यवस्थित किए जा रहे थे, उत्पादन भी संभवतः केंद्रीकृत था। तो यह एक इमेज हमें 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में मौर्यों की मिलती है। अगले भाग में, इस लेक्चर के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि पिछले 40 वर्षों के दौरान कैसे यह जो एक केंद्रीकृत और ब्यूरोक्रेटाइज्ड जो छवि है मौर्यों की, उसको अन्य तरीके से देखने की कोशिश की गई है, उसे ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखने की कोशिश की गई है। तो अगर इन दोनों को समाहित कर आप इतिहास लेखन मौर्यों के इर्द गिर्द जो है उसको उसकी समझ बनाएं तो वो बेहतर होगा। धन्यवाद।